गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो उस दिन हम रेजिस्टेंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे होगा उसको हम डिराइव किए थे। 2 सवाल भी लगाए थे और आज भी हम 2 न्यूमेरिकल से ही शुरू करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है सर्किट के फॉर्म में, जो उस दिन अभी दोनों लगाए थे वो भी सर्किट के फॉर्म में था, और ये जो चौथा वाला है वो किसमें है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है कि स्टेटमेंट में कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है ये वाला हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो उस दिन मैं बताया था अगर आप लोग को ऐसा कोई सवाल मिलता है तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर मान लो नाम दिया गया है R1 R2 R3 तब तो कोई ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्ट लगा देंगे। अगर मान लो नाम नहीं दिया है, बोर्ड में ऐसा आया है, तो आपको दोबारा बनाना रहेगा ये, और दोबारा बना के तब इसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे नाम देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मान लो R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5 और ये हो गया R6। तो आप लोग देख रहे हो, अगर मान लो यहाँ पे करंट आएगी, यहाँ पे, तो यहाँ से एक करंट यहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा I1, और एक करंट यहाँ चली जाएगी I2। तो वही करंट I1 में भी होगी, वही करंट इसमें भी रहेगी, वही करंट इसमें भी रहेगी। तो करंट जो I1 है वो R1 और R2 और R3 सेम रहेगी, और यहाँ जो है करंट I2 वो R4, R5 और R6 में सेम रहेगी। तो जब करंट सेम है तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देंगे। ठीक, फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ देंगे, फिर जो उसका रिजल्टेंट होगा वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अरे भैया कहाँ कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाला सवाल लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं R1 R2 और R3, तो क्या लिखेंगे, फॉर R1 R2 एंड R3, और R1 R2 एंड R3। तो ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो RA क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर RA क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, यही होगा। तो कितना हो गया, 3 3 6 3 9, तो हो गया यहाँ पे 9, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब वैसे ही R भी निकालेंगे, तो क्या लिखोगे, फॉर R1 है, ठीक है, फॉर R1 R2 एंड R3 कर लिए, फॉर R4 R5 एंड R6। ठीक है, फिर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा RB इक्वल्स टू, क्या करेंगे, R4 प्लस R5 प्लस R6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, RB इक्वल्स टू, RB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर वही 3 ओम। ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 3 ओम नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा, 9 ओम हो गया, यहाँ पे भी 9 ओम हो गया, वहाँ पे भी 9 ओम हो गया। ठीक है, फिर अब आप लोग को आगे बताया था, अब देखिए ये सर्किट कैसा हो गया है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। ठीक, ये RA है और ये RB है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपस में कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते थे, 1/RN इक्वल टू क्या रहता था, 1/RA प्लस 1/RB, यही करते थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो 1/RN इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9, तो 1/RN इक्वल टू कितना हो गया, 2/9, यही होगा। तो RN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2, ये हो गया। RN कितना आ गया, 2 4 जा 8, एक 9 पॉइंट लगा, 2 5 जा 10। ठीक है, तो RN कितना आ गया, RN कितना आ गया, 4.5 ओम।
जब सीरीज में था तो 9 ओम आ रहा था, जब पैरेलल में हो गया तो 4.5 ओम आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अब आगे देखिए, आगे स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है। ये जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। एक तो आता है सर्किट मेथड से दे देगा, ठीक है, एक देगा स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या है, तुम्हारे पास 3 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। तो ये बताओ कि अगर हम इसको कनेक्ट करें कैसे, कि पहला इसमें जो है, पहला इसमें दिया गया है कि 4 ओम आ जाए, किस तरीके से कनेक्ट करें, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और दूसरा दिया गया है कि 1 ओम आ जाए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आप ध्यान से समझिए, इसमें आप ध्यान से समझिए क्या करेंगे। इसमें जो है पहला मेथड आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। पहला मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड आप लोग 10th में है, बैलेंसिंग में भी पढ़ेंगे। वो वाला हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, ये दूसरा है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है फिजिक्स में कि सबसे पहले हम इसमें मारेंगे तुक्का। अब तुक्का क्या करेंगे, एक रफ वर्क में जाएंगे, पहले इन तीनों को सीरीज में लगा के देखेंगे, फिर इन तीनों को पैरेलल लगा के देखेंगे, फिर एक को सीरीज में लगाएंगे, 2 को पैरेलल में लगाएंगे। ऐसे करके हम जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ बनेंगे पेयर वैसा करके देखेंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस मांगते हैं। शुरू में तुम तुक्का मारोगे, फिर वही करत अभ्यास जड़मति हुए सुजान। तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि तुम, जो दूसरा मेथड है कि तुम ओरली वर्बली कर लोगे इसको, मतलब सोच लोगे, आ जाएगा। ऐसे मन नहीं कर दोगे, सीरीज में जोड़ेंगे तो आएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। तो सबसे पहले इसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो मैं भी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहला तुमको दिया गया है कि हमको जो है 4 ओम लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है एक की किसमें लगा देता हूँ, सीरीज में, और बाकी 2 को लगा देता हूँ पैरेलल में, ठीक है। बाकी 2 को किसमें लगा दूंगा, पैरेलल। तो मान लो 2 ओम को किसमें लगा दिया, सीरीज में, 3 ओम और 6 ओम को किसमें लगा दिया, पैरेलल में, ठीक है। अब हमको नाम देना पड़ेगा, जो सिखाया था वहाँ पे। तो ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, फॉर R2 एंड R3। R2 एंड R3 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या हो जाएगा, 1/R23 क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/6 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 6। 3 2 जा 2 1 जा 2, 6 1 जा 1 1 जा 1, कितना आ गया, 3/6। इसको सीधा करोगे तो R23 कितना आ जाएगा, 6/3। यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो, जो R23 आया है, वो R1 के साथ सीरीज में है। तो आगे क्या लिखोगे, फॉर R1 एंड R23, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में। तो कैसे कर दोगे, Rn इक्वल्स टू सीधे R1 प्लस R23। तो क्या हो गया, R1 कितना दिया गया है, 2 ओम, ठीक है, कितना दिया गया है, 2 ओम, प्लस यहाँ कितना आया है, 2 ओम, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 ओम, कितना आ गया, 4 ओम, ठीक। यहाँ 2 + 2 इक्वल्स टू भी 4 ओम लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख सकते हो 2 ओम + 2 ओम इक्वल्स टू 4 ओम, दोनों सेम ही है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, दूसरा हमको क्या लाना है, 1 ओम। 1 ओम मतलब देखो, 1 ओम मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस। कम रेजिस्टेंस मीन्स हमको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में तो रेजिस्टेंस कम रहता है, ठीक है। तो इन तीनों को हम किसमें जोड़ लेंगे, पैरेलल में। तो फिर वही काम, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। तो पहला क्या दिया गया हमको, 2 ओम, फिर क्या दिया गया है, 3 ओम, फिर क्या दिया गया है, 6 ओम,
नाम रख दो इसका, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, तीनों किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दो। 1/Rn इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। 1/Rn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 6, कैल्शियम कितना होगा 6, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, यही होगा। कितना आएगा, ये आ जाएगा 6/6, यहाँ कितना आ जाएगा 1/Rn, यहाँ 6 से 6 कट गया, 1 को चाहे रिवर्स करो चाहे वैसे रखो, वैल्यू देनी आती 1/1, तो Rn की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। देखिए तो 2 न्यूमेरिकल लगा दिए। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाउस होल्ड सर्किट, जो हमारे घर में रहती है सर्किट, वो किस में रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रहती है, हमारे घर में कितनी बिजली आती है। तो हम सबको पता है कि हमारे घर में जो है लगभग जो है 200 से लेके 220 वोल्ट 230 वोल्ट तक आती है, यही स्टैंडर्ड वोल्टेज है, 200 से लेके 230 वोल्टेज का, तो इतना आता है वोल्टेज। अब उसमें क्या क्या है, कौन कौन सी डिवाइस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन कौन सी डिवाइस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये हमको ध्यान देना है। तो हाउस होल्ड सर्किट में यहाँ पे पहला जो है पॉइंट लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट ड्यू टू सम फॉलोइंग रीजन। तो पहली शर्त ये दे दिया कि जो हाउस होल्ड सर्किट है वो हमेशा किस में रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं रहेगा। देखिए एक चीज़ और बतानी थी आप लोग को, इसको ध्यान से सुनिएगा कि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ उस पर जो है बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं 50 मिनट का है 40 मिनट का है कौन पढ़ेगा। तो तुम लोग जो है वेब सीरीज़ देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप चल रहा है जिसमें इंडिया क्या ही बोलूँ, तो वो सब देख सकते हो, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं देख रहे हो। तो देखिए एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि इस वीडियो को जो है वो सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये सीरियसली पढ़ाया जा रहा है, मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। तो आप जो है अगर इसकी आधी मेहनत भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब स्कूल खुलेगा तो ये जो पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो टॉपिक पढ़ा दिया गया है, ये अगर मैं ख़त्म कर दूँगा जून में इसको जो है दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा। क्या नहीं कराया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, इसको रिवीजन करवाया जाएगा। इसका रिवीजन मतलब दोहराया जाएगा। और आप लोग 10th में पहुँच गए हो, आप लोग जानते हो कि पढ़ाने और दोहराने दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को जो अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पे, उसको सीरियसली लीजिएगा, मजाक में नहीं। तो आ जाइए टॉपिक पे कि यहाँ पे बोल रहा है जो हाउस होल्ड सर्किट है हमारा वो किस में रहेगा, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा। ये हमको शर्त दे दिया है पहले से। इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? पहला लिख रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम, बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज डिफरेंट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कह रहा है कि मान लो पहली चीज़ बोला कि हमको अपने घर में जितनी भी डिवाइस है उसको किसमें लगाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लो ये तुम्हारी टीवी है, ये तुम्हारा फ्रिज है, ये तुम्हारा वॉशिंग मशीन है, ये तुम्हारा इंडक्शन है। ठीक है, ये सब पहली बात तो अगर सीरीज में रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, और इसको ये बोल रहा है इसको किसमें लगाना है, इसको लगाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें लगाना है, इसको लगाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको किसमें लगाना है, इसको लगाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें लगाना है, पैरेलल। तो मान लो ये तुम्हारी टीवी है, ये वॉशिंग मशीन है, ये फ्रिज है, ये इंडक्शन है। ठीक है, इसको जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने पे क्या होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
तो पहले चीज़ कह दी है कि पैरेलल में लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जो वोल्टेज रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है सेम नहीं रहता है, डिफरेंट अलग अलग रहता है। क्यों? अब देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में जो टीवी है, वो फ्रिज है, उन सबको जो है अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो सबको 220 वोल्टेज मिलेगा, सबको 220 वोल्टेज मिलेगा। और जब आप लोग बड़े हो गए 12th में, यही एक चैप्टर है, पहला चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे कि वोल्टेज जो है वो अक्रॉस ईच डिवाइस हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर वोल्टेज सही रहेगा तो करंट तो डिवाइस उसको खींच लेंगे, मतलब किसी और डिवाइस से या कहीं से भी खींच लेंगे, लेकिन वोल्टेज नहीं खींच पाएंगे। इसलिए वोल्टेज जो है वो हमेशा हर डिवाइस में एक बराबर रहनी चाहिए। मान लीजिए ऐसा समझिए कि मैं 2 किलो मूंगफली लाऊं और 2 किलो मूंगफली लाऊं और 4 लोग बैठे हुए हैं, तो सबको ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबको आधा आधा किलो दूं। अगर मैं किसी को 1 किलो दे दूं या किसी को 750 ग्राम दे दूं और किसी को जो है 1 पाव दूं, तो वो 1 पाव वाला नाराज हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी है, वोल्टेज जो है अक्रॉस ईच डिवाइस हमेशा सेम रहनी चाहिए। वोल्टेज सेम रहेगी तो करंट प्रॉपर आएगी, करंट सही चलेगी। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज जो है सेम नहीं रहती है, वोल्टेज अलग अलग रहती है। अब ऐसे समझो, किसी डिवाइस को अगर वोल्टेज ज़्यादा मिल गई तो वो जल जाएगा, अगर मान लो किसी डिवाइस को वोल्टेज कम मिली तो सही से वो जलेगा ही नहीं, सही से काम ही नहीं करेगा, करंट ही नहीं सही रहेगी। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि वोल्टेज हर एक डिवाइस को, टीवी को, फ्रिज को और एलसीडी को या मिक्सर ग्राइंडर को, सबको वोल्टेज जो है एक बराबर मिलती है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग मिलती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है एज कम्पेयर टू सीरीज। तो हम लोग अभी इतने सारे न्यूमेरिकल लगाए कि मान लो 2 ओम का 2 रजिस्टर है, अगर उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो 4 ओम आएगा, लेकिन उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 ओम। तो तुम देख रहे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा हाई है। और फिर भाई अगर रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी, डिवाइस सही से काम करेगा नहीं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लगाने का ये फ़ायदा है कि हमेशा जो है नेट रेजिस्टेंस लो रहेगा। नेट रेजिस्टेंस अगर लो रहेगा तो करंट प्रॉपर जाएगी। अरे हम अपने घर में क्यों चाहेंगे ऐसा कि ट्यूबलाइट में या किसी और डिवाइस में या मिक्सर ग्राइंडर में करंट कम जाए? क्यों चाहेंगे कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, करंट कम मिले? हम तो यही चाहेंगे ना करंट प्रॉपर मिले। और करंट प्रॉपर तब मिलेगी जब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कम होगा ना, ज़्यादा होगा तो भाई करंट नहीं मिलेगी, करंट नहीं मिलेगी तो नहीं काम करेगा। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइस को लगाने का ये फ़ायदा है कि नेट रेजिस्टेंस हमेशा उसमें क्या रहता है, लो रहता है। इसका लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इसमें लिखा हुआ है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी स्विच ऑफ द डिवाइस इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्रता से, बट नॉट इन सीरीज। सीरीज में ऐसा नहीं करेंगे। कैसे? देखो, मान लो अगर इसको तुम किसी वोल्टेज से जोड़ देते हो, ठीक है, किसी भी यहाँ पे तुम कोई बैटरी लगा देते हो, किसी भी एप मतलब वोल्टेज से पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ देते हो, यहाँ पे भी मान लो जोड़ देते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ पे कोई तार टूट गया, अगर यहाँ पे तार टूट गया तो यहाँ से करंट होना फ्लो बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे भी नहीं जाएगी, फिर ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। यही होगा कि भाई अगर यहाँ से बंद हो गई तो ये इन तीनों में भी नहीं जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि सर हम यहाँ से नहीं, यहाँ से काट देंगे। होते कई लोग पूरा पाती लोग कहेंगे यहाँ से काट देंगे तब तो इन तीनों में जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे करंट हमेशा क्लोज्ड लूप में ही बहती है, मतलब जितना जाएगी उतना आएगी। अगर मान लो जा रही है, आ नहीं पा रही, करंट नहीं फ्लो होगी, तो जाएगी लेकिन वहाँ से आ कहाँ पा रही, तब भी एक भी डिवाइस काम नहीं करेगा। करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ही क्या करती है, फ्लो, ओपन सर्किट में नहीं करेगी, बहुत साफ नहीं। तो चाहे तार यहाँ से काटो चाहे यहाँ से काटो, तो सब इकट्ठे बंद हो जाएगा।
और एक ड्रॉबैक है इसका। क्या ड्रॉबैक है कि मान लो तुम यहाँ पे स्विच लगाए हो, यहाँ पे तुम ऑन कर दिए तो तीनों चीज़ चालू हो जाएगा। मान लो तुम घर में हो, तुम्हारे बटन लगी है, तुम ऑन किए तो टीवी चालू हो गया, फ्रिज भी चालू हो गया, वॉशिंग मशीन भी चालू हो गई, मिक्सर ग्राइंडर भी चालू हो गया, इंडक्शन भी चालू हो गया, एलसीडी भी चालू हो गया। तो एक टाइम में एक ही चीज़ तो चाहोगे चालू हो, सब चीज़ चालू हो जाएगी। सब चीज़ कैसे, मतलब उसको क्या कहते हैं, कैसे कैरी करोगे भाई? वॉशिंग मशीन एक तरफ चल रही है, एक तरफ टीवी चल रही है, दोनों काम कैसे करो? एक बार में एक ही काम करोगे ना, मल्टीपर्पज़ काम थोड़ी नहीं कर सकते हो। तो इसका दोनों ड्रॉबैक है, खराब होगी तो सब खराब होगी, चालू होगी तो सब चालू होगी, यही दिक्कत है। ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो ये है, यहाँ से मान लो तार टूट गया, यहाँ से तार टूट गया, मान लो अगर यहाँ से तार टूट गया तो ये तो पूरा सर्किट बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चलता रहेगा। मान लो टीवी वाला टूट गया तो वॉशिंग मशीन, फ्रिज और इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर वाला चल रहा है। एक से क्या दिक्कत, समझ रहे हैं आप लोग? अब मान लो यहाँ पे तुम स्विच लगा दिए, ठीक है, स्विच लगा दिए, एक स्विच मान लो बंद कर दी कि हमको नहीं चलाना है, बाकी 3 स्विच स्टार्ट किए हुए, तीनों डिवाइस चल रही। तो इसमें जो है तुम इंडिपेंडेंटली, मतलब है स्वतंत्रता से किसी को भी चालू कर सकते हो या बंद कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चालू भी होगा एक साथ होगा, कम मतलब बंद भी होगा एक साथ होगा। इसमें जो है एक चालू हो सकता है, बाकी सब बंद हो सकते हैं, 2 चालू हो सकता है, 2 बंद हो सकते हैं, बाकी 3 चालू हो सकता है, 1 बंद हो सकता है। तुम्हारी मर्जी, चाहे जो चालू करो चाहे जो बंद करो, सीधी सीधी बात है। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि क्या हम सर सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ जोड़ते ही नहीं है? ऐसा नहीं है। तो दिवाली में आप लोग एक चीज़ खरीदते होंगे, झालर, बहुत लोग लड़ियाँ भी कहते हैं उसको। झालर जो आप खरीदते हो वो जो होती है हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी रहती है, हमेशा। उसका रीज़न समझो, क्योंकि तुम जानते हो झालर होती है, उसमें जो बल्ब लगा रहता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। छोटा बल्ब है मतलब उसमें कम करंट चाहिए। ठीक है, कम करंट चाहिए, और तुम देखे होगे उसको डायरेक्ट तुम लोग स्विच में लगा देते हो और डायरेक्ट चलने लगती है। अगर डायरेक्ट स्विच में लगा दोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो करंट ज़्यादा चली जाएगी, दब जाएगा वो। इसलिए उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, क्योंकि तुम जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम करंट फ्लो होगी, कम करंट फ्लो होगी तो आराम से वो छोटा बल्ब जिसको कम करंट चाहिए वो आराम से जल जाएगा। इसलिए जो हम झालर खरीदते हैं दिवाली में, अपने घरों में लगाते हैं दिवाली में और दशहरा में, तो वो जो झालर होती है वो हमेशा किसमें रहती है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक चीज़ और ध्यान दिए होगे, अगर उसमें से कोई भी एक बल्ब खराब हो जाता है या कोई भी एक तार टूट जाता है तो फिर धीरे धीरे करके सब खराब हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी लड़ी जो है जलना बंद हो जाएगी, पूरी पूरी झालर खराब, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ डिवाइस हैं जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का इतना ड्रॉबैक है कि जो है, इसलिए हम लगभग बहुत सारी ये हाउस होल्ड में, हमारे घर में लगभग सारी डिवाइस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही रहती है। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि पावर किसको कहते हैं। पावर की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मान लो कोई बंदा है, कोई लड़का है, वो उसके पास पावर मतलब ताकत, शक्ति। ठीक है, तो मान लो अगर कोई लड़का है, वो उसका जो है 100 जूल उसने जो है एनर्जी अपनी जो है इस्तेमाल की है, और उसी की जगह दूसरा कोई लड़का है, उसने जो है 200 जूल एनर्जी इस्तेमाल की है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि पावर किसकी ज़्यादा है, तो अभी आप लोग क्लास में थे तुरंत कह देते 200 जूल वाली। मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक शक्ति है, मैं दिल की बात सुन लेता हूँ, वो भी तो एक पावर है। तो मैं दिल की बात सुन लिया, आप लोग तुरंत कह देते 200 जूल, लेकिन वहाँ लिखा है द रेट ऑफ। तो यहाँ पे आप लोग को पूछना चाहिए था या बोलना चाहिए था कि सर टाइम तो बताइए, टाइम तो बताइए। मान लो ये 100 जूल का काम किया है 1 सेकंड में,
और ये जो भैया जी हैं, मान लो ए है, ये बी है, ये जो है ये 200 जूल का काम किए हैं 10 सेकंड में। अब कौन ज़्यादा पावरफुल? भैया ये 100 जूल 1 सेकंड में किया है, ये 200 जूल 10 सेकंड में किए हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 सेकंड में 20 जूल किए। कौन ज़्यादा पावरफुल है? ये ना। लेकिन फिर भाई टाइम नहीं दिया रहता तो आप लोग कह देते 200 जूल। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना कॉन्सेप्ट क्लियर है पढ़ाई में तो न जिंदगी में, दोनों जगह तुम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। इसीलिए भाई वीडियो नहीं देखा जा रहा है, वेब सीरीज देख रहे हो, मैच देख रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, सही है, बढ़िया। तो क्या था? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, यही डेफिनेशन है। और हम ये कहते हैं कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन वही एनर्जी होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी डिवाइस जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। क्या होगा सर, हमको नहीं समझ में आया? तो डेफिनेशन होगी, मान लो कोई एसी है, एसी और नीचे कोई बल्ब है, तो मान लो एसी 2000 जूल कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, और ये जो है 100 जूल कर रहा है 1 सेकेंड में। तो ये 200 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, क्या देने के लिए? ठंडी हवा। तो हम उसको क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक पावर। ये इतना पावरफुल है। और ये बल्ब जो है वो 100 जूल की एनर्जी ले रहा है 1 सेकेंड में, क्या देने के लिए? अब यहाँ ना कह देना ठंडी हवा, यहाँ आपको क्या दे रहा है? लाइट, वो प्रकाश दे रहा है, तो हम कहेंगे उसकी पावर है। यही कहते हैं हम कि 100 वॉट का बल्ब है, 50 वॉट का बल्ब है, तो ये जो है 100 जूल एनर्जी ले रहा है 1 सेकंड में, ये 2000 जूल ले रहा है 1 सेकंड में। कौन ज़्यादा पावरफुल है? ये ज़्यादा पावरफुल है। और क्या भाई, एसी ज़्यादा बिजली लेता है ना एज कंपेरिजन टू बल्ब, लेता है कि नहीं लेता है? ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पावर। अब आगे आप लोग को देखना है फिर से कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अरे यहाँ द एनर्जी कंज्यूम की जगह द वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस हो जाता, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाता। यहाँ पे वही उसी की जगह एनर्जी कंज्यूम लिख दिया हूँ मैं, दोनों सही है। द वर्क डन बाई एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस या डिवाइस, या द एनर्जी कंज्यूम बाई एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया? W बाई टी। W क्या है? एनर्जी है, बता ही दिया अभी, एनर्जी अपॉन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। क्या पढ़ना है? 1 वॉट, ठीक है। अब उससे पहले हमको क्या पढ़ना है? उससे पहले हमको पढ़ना है SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट क्या होती है इसकी? तो आपको दिख ही रहा है कि पावर इक्वल्स टू क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। एनर्जी किस में दिखाते हो? जूल में, टाइम को सेकंड में, तो क्या हो जाएगी इसकी? जूल पर सेकंड। लेकिन एक और यूनिट होती है इसकी। अब हमारे नए हीरो आ गए हैं, नए, जिन्होंने भौतिक विज्ञान की जगत में बहुत बड़ा काम किया, फिजिक्स में। उनके सम्मान के लिए इसकी जो यूनिट रखी गई है, वॉट रखी गई है। इसको एक और यूनिट देते हैं, किससे? वॉट के नाम से। और नए हीरो आ गए हैं, उनका नाम है जेम्स वॉट। जेम्स वॉट, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? स्टीम इंजन। उस टाइम उससे रेलगाड़ी चलती थी, ठीक है। तो इनके सम्मान के लिए कि हम पावर की यूनिट क्या लिखते हैं? वॉट। और ये हमारे 5वें हीरो हैं इस चैप्टर में। अभी इससे पहले हम 4 हीरो पढ़ चुके थे, ये 5वें हैं जेम्स वॉट। तो इनकी रिस्पेक्ट के लिए पावर की क्या होती है? एक और यूनिट होती है, वॉट। और अगर किसी की यूनिट किसी के नाम पे रखी जाती है, तो ये चीज़ शायद मैं 20वीं बार बता रहा हूँ, उसको जो है कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए हमको पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। तो 1 वॉट कब होगा?
1 वॉट कब होगा? जब हम 1 जूल एनर्जी लेंगे 1 सेकंड में। यही तो होगा, यही तो होगा भैया। व्हेन, डेफिनेशन सुन लीजिए, लिखूंगा नहीं। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड देन इट इज सेट टू बी 1 वॉट। यही होगी। जब हम 1 जूल का काम करेंगे 1 सेकंड में तो हम उसको क्या कहेंगे? वो 1 वॉट का है। तो आप लोग देखे होंगे कि 100 वॉट का मतलब क्या होगा? 100 वॉट का मतलब क्या होगा कि वो 100 जूल एनर्जी देगा 1 सेकंड में। यही होगा। 2000 वॉट का क्या होगा? 2000 वॉट का क्या होगा? जब ये 2000 जूल की एनर्जी लेगा 1 सेकंड में। यही होगा। ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि आप लोग एसी देखे होंगे, उसमें 2.5 टन 5 टन 5 टन का मतलब होता है 5000 वॉट। 5000 वॉट मतलब 5000 जूल पर सेकंड। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हमको डिराइव करना है पावर का 3 फॉर्मूला है, वैसे तो 4 है। पावर इक्वल्स टू ये होता है W/T। इसी से हम 3 फॉर्मूला और डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक सुनना ध्यान से, यहाँ तक नोट्स बना लेना, उसको फिजिक्स की कॉपी में लिख लेना और सीरियसली पढ़ो, क्योंकि सीरियसली पढ़ाया जा रहा है। स्कूल खुलेगा तो लगभग 5 या 6 दिन के अंदर मैं टेस्ट ले लूँगा, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट रहेगा। तो इसलिए इसको सीरियसली पढ़ो और ये चीज़ बोलनी पड़ती है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वीडियो को लाइक करो और वो जो जिसका कौन सा मीम चलता है वो सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब करो। सपर ना कर देना, उसमें सब्सक्राइब करिए और पढ़िए। मेन लक्ष्य वो है। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।